हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 टॉपिक 4.5 और इसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स को और फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि मेजर लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का और इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसको भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, उसका कुछ पोर्शन ना तुम लोगों को मेरे पीछे नजर भी आ रहा है, मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हुआ है, तो इन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटर जैन शबीर। तो टॉपिक का नाम है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से, मेयर पोजीशन की वजह से जो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मार्कर यहाँ पे वैसे छोड़ूंगा, ये नीचे जाके इंपैक्ट क्रिएट करेगा। इसका नीचे जाके इंपैक्ट क्रिएट करना ये बता रहा है कि इसके पास एनर्जी थी। इस पॉइंट पे इसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी से भी। और जैसे मैं पोजीशन चेंज करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास पोजीशन की वजह से होती है, पोजीशन चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बुक में दो टाइप्स डिस्कस है पोटेंशियल एनर्जी की, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वही है जो भी मैंने डिस्कस कर लिया। उसकी डेफिनेशन क्या, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से जो बॉडी के पास जो एनर्जी होगी, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी है उसे मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहां पे अगर कोई बॉडी आएगी तो अर्थ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अगर मेरे पास बॉडी यहाँ पे है तो इसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर यहाँ पे है तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी। क्यों, यहाँ पे अर्थ की सरफेस के पास है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, और यहाँ पे अर्थ की सरफेस से दूर है तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी को मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से जो बॉडी के पास जो एनर्जी होगी उसे मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डेफिनेशन है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है उसे मैं बोलता हूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्प्रिंग है उसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा तो वो कम एनर्जी के साथ, कम फोर्स के साथ वापस आएगी, मतलब उसके पास एनर्जी कम थी, और जैसे जैसे उसे मैं ज्यादा स्ट्रेच करूंगा तो उसके पास जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और कैसे पता लगेगा, जैसे छोड़ूंगा बड़ी ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएगी। फोर्स के साथ वापस आना ये बता रहा है कि उसके पास एनर्जी ज्यादा थी। तो स्ट्रेचनेस की वजह से जो बॉडी के पास जो एनर्जी है उसे मैं बोलूंगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। एक स्ट्रेच स्प्रिंग के पास जो एनर्जी है उसे मैं बोलूंगा वो क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसी का ऊपर से तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो है मेरे पास mg। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अपने मेन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करने से पहले मैं एक एग्जांपल को यहाँ पे बताता चलूं। मान के चलो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टेट्स सीरी है, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे, और यहाँ पे एक बॉडी है। अब मैं इस पर्सन से पूछता हूँ कि इस बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। उसका फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड में, अभी मैंने बता दिया ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला है mgh। जितनी ज्यादा हाइट होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब मैं इस पर्सन से पूछता हूँ कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी के पास। वो कह रहा है कि इसकी हाइट जो सी h है और इसका मास m है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। अब मैं इस पर्सन से पूछता हूँ कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। वो कह रहा है कि ये जो बॉडी है इसकी हाइट h डैश है और इसका मास m है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh डैश। अब ये वाला पर्सन कह रहा है कि इस बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम है क्योंकि इसकी हाइट कम है, जबकि ये वाला पर्सन कह रहा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब मेरे पास बॉडी एक ही है, एक ही बॉडी है और सेम पोजीशन पे है, लेकिन दो अलग अलग लोग उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग बता रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये वाला कह रहा है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट राइज हो गया ना, कंफ्लिक्ट आ गया। और वो कंफ्लिक्ट आया क्यों, वो कंफ्लिक्ट इस वजह से आया कि ये वाला जो पर्सन है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा है इस रेफरेंस पॉइंट से, वो रेफरेंस पॉइंट ये ले रहा है ना, यहाँ से इसकी हाइट को मेजर कर रहा है,
जबकि ये वाला पर्सन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर रहा है उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ से ले रहा है। क्योंकि ये दोनों बॉडीज, दोनों पर्सन अलग अलग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो उसकी वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी का, जो कि सेम पोजीशन पे है और सेम बॉडी है, उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी अलग अलग कैलकुलेट करें, क्योंकि वो अपना रेफरेंस पॉइंट भी क्या ले रहे हैं, अलग अलग। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ कि जिसमें जो बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो सारे ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट से सेम हो, मतलब जिससे भी पूछ लो तो वो सेम ही पोटेंशियल एनर्जी जो वो प्रोवाइड करे। तो मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ कि जिसमें एक बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो सारे ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट से सेम ही हो। अच्छा, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे करना ये होगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है, सारे ऑब्जर्वर्स का जो रेफरेंस पॉइंट है उसे कॉमन करना होगा। अगर वो रेफरेंस पॉइंट सेम होगा तो सारे जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम ही बताएंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होगा जैसे यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी फिर वो अलग अलग बताएंगे। अच्छा, अब मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है रेफरेंस पॉइंट को कॉमन करने के लिए। या तो मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं अर्थ की सरफेस को, अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट मान लो कि जो भी किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मेजर करेंगे। लेकिन अब अर्थ की सरफेस जो है उसमें खुरदरापन है, मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें कहीं पे हाइट ज्यादा है, कहीं पे हाइट कम है। तो अर्थ की सरफेस को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानूंगा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो रेफरेंस पॉइंट है ना उसे मैं मान लेता हूँ इंफिनिटी पे। एक ये भी मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं अर्थ की सरफेस को मान लूं या इंफिनिटी को, बहुत ज्यादा दूर, अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर, इतनी ज्यादा दूर कि वहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह जीरो, मतलब अर्थ का इन्फ्लुएंस ही वहां पे खत्म हो गया। अब अर्थ वहां पे इतनी ज्यादा दूर मैंने मान लिया कि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो हो गई है, कि वहां पे अगर बॉडी चली जाए तो अर्थ से अपनी तरफ नहीं खींचेगी। ठीक है, अगर मैं इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान लूं तो अब मैं इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी मेजर करूं इस पर्सन के रिस्पेक्टिव से, रेफरेंस पॉइंट है ये। अब ये पर्सन इसका पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, यहाँ से हाइट को लेते हैं, हाइट है जी लेट्स सपोज एच एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी वो एम जी एच कैलकुलेट करते हैं। ये वाला पर्सन ये भी जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहीं से ले रहा है। तो अब दोनों चूंकि हाइट सेम ही है, दोनों हाइट सेम ही ले रहे हैं, तो दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों पर्सन इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम ही बताएंगे, अलग अलग नहीं बताएंगे। इनफैक्ट मैं किसी और तीसरे चौथे पर्सन से मैं पूछ लूँ ना, चूंकि रेफरेंस पॉइंट सबके लिए कॉमन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वो सबके लिए सेम ही बताएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना जो कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम ही है, उसे मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे ऑब्जर्वर्स के लिए, सारे व्यूवर्स के लिए सेम पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे। और वो कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब मुझे डिफाइन करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन करूंगा, देखो अभी तक हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पिछले टॉपिक में कैसे डिफाइन करते आ रहे थे। तब मेरे पास रेफरेंस होता था अर्थ, अर्थ मेरे पास, अर्थ की जो सरफेस है वो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होती थी। किसी भी पॉइंट पे बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी तो वो मैं कहता था रेफरेंस पॉइंट से, अर्थ की सरफेस से बॉडी को, अर्थ की सरफेस से इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सिंपल बोलो, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी को इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ये बेसिकली मेरे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। जितना वर्क डन करूंगा वो वर्क डन है वो मेरे पास निकल कर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा वर्क करूंगा तो बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा वर्क किया। तो सिंपल वर्क डन क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे क्या आती थी, रेफरेंस पॉइंट से बॉडी को इस पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब मुझे देखना है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, और मेरा रेफरेंस है वो इंफिनिटी पे। तो अब कैसे एक्सप्लेन करूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, बॉडी को इस पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वही बेसिकली मेरे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उस पॉइंट से बॉडी को इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही बेसिकली मेरे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। और इंफिनिटी पे अभी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इंफिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी पे लग रही है वो क्या होगी, जीरो। तो डेफिनेशन देखते हैं, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन, किसी भी सर्टेन पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे बॉडी के पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा, इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इंफिनिटी। तो कितना वर्क डन करना पड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को कि वो बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेकर जाए, इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेकर जाने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही बेसिकली मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट।
दोबारा बता रहा हूँ, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन, किसी भी पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जितना वर्क डन किया होगा इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इंफिनिटी, इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पोजीशन टू इंफिनिटी वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। इंफिनिटी वो पॉइंट है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जीरो। तो वो ये जो वर्क डन है बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए, ये जो वर्क डन है इसी को सिंपली बोला जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अभी तक जो हमें पता है, एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो मेरे पास होता है एम इंटू जी। एम इंटू जी मेरे पास बताएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे लग रही है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द अर्थ सरफेस। ये फॉर्मूला अर्थ की सरफेस के करीब करीब वैलिड है, लेकिन अगर तुम लोग अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर हो तो वहां पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जैसे अपने वाला सिनेरियो कि यहाँ पे मैं बॉडी को इस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर इंफिनिटी पे लेके जा रहा हूँ, तो किसी भी पॉइंट में बॉडी पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि ये फॉर्मूला नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैलिड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ये हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं ये वाला फॉर्मूला। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी तुम लोग पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये हर पॉइंट पे वैलिड है, किसी भी पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसके लिए ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। जहां पे कैपिटल एम है मेरे पास मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम है मेरे पास मास ऑफ बॉडी, और आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर लेट्स सपोज मेरे पास बॉडी यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे बॉडी पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे मैं आर कह लूंगा, आर मान के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। तो आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर से जो बॉडी का डिस्टेंस होगा वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, आर होगा। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, करना क्या है ना, मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बॉडी के पास इस पॉइंट पे कितनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेकर जाने के लिए, वही बेसिकली क्या होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बराबर है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास बराबर है वर्क डन की, ये वर्क डन के बराबर है। तो मतलब अगर मैं वर्क डन फाइंड आउट कर लूं ना बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जाने के लिए, तो मेरे पास इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क डन का तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में 12 मरतबा ये बता चुका हूँ कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट। जब फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब अपने वाले सिनेरियो में कुछ यही हो रहा है कि जब मैं बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। फॉर्मूला में भी नजर आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। हाइट बढ़ती जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जा रही है। और एक वक्त ऐसा आता है कि डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाती है, जीरो। उस पॉइंट को मैं इंफिनिटी कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है और मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने बॉडी को इस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन किया, और फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कि मान के चलो ये अर्थ की सरफेस है, बॉडी को वन पॉइंट से एन पॉइंट तक लेकर जाना है इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में बॉडी को वन पॉइंट से एन पॉइंट पर लेकर जाना है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है कि बॉडी को 1 से n तक लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। अब चूंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूं, तो मैं क्या करूंगा ना, इस पूरे पाथ को, इस पूरे डिस्टेंस को 1 से n तक वाले पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे स्टेप्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। इतना छोटा स्टेप 1 से 2 तक स्टेप इतना छोटा है कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना होने के बराबर चेंज हो रही है। मतलब 1 से 2 तक के पॉइंट इतने करीब है एक दूसरे के कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ना होने के बराबर चेंज हो रही है। अगर ना होने के बराबर चेंज हो रही है तो मैं मान सकता हूँ कि छोटे से स्टेप में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो इस छोटे से स्टेप के लिए मैं वर्क डन फाइंड आउट कर सकता हूँ। वर्क डन मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस छोटे से स्टेप के लिए जो वर्क डन है उसे मैं डेल्टा W1 कह लेता हूँ, फोर्स को F1 कांस्टेंट फोर्स है F1, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे मैं डेल्टा R कह लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा R। तो इस छोटे से स्टेप के लिए जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू डेल्टा W1 F1 इनटू डेल्टा R।
इसके लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, फिर इस छोटे से स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और करते करते इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स के लिए मैं वर्क डन को करूंगा कैलकुलेट, और फिर इस सारे वर्क डन को मैं कर दूंगा एड अप, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, मेरे पास वो आ जाएगा। तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन अ स्पेस। मान के चलो कि एक बॉडी को मैं स्पेस में लार्ज डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाता हूँ। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाया ना इन अ स्पेस। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी, तो यहाँ पे जो बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इसका फॉर्मूला होगा Gmm/r², और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अब चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। सिंस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो यहाँ पे चूंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करूंगा, इस पूरे पाथ को मैं छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दूंगा। सो वी डिवाइड द डिस्टेंस into small steps of length delta r। इस पूरे पाथ को, पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे स्टेप्स डेल्टा आर में मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि यहाँ पे फोर्स क्या रहे, रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे फोर्स तकरीबन तकरीबन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करो, मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, ये बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को नोट डाउन करने में आसानी हो। अच्छा, अब इस सिनेरियो को डिस्कस करते हुए ना मैं ना पोटेंशियल वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि बॉडी को वन पॉइंट से एन पॉइंट पर लेकर जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही बेसिकली वर्क डन मेरे पास होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करता हूँ। अब मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डेवलप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्क डन कैलकुलेट कर लूंगा बॉडी को उस पॉइंट से इंफिनिटी पे लेकर जाने के लिए। उसके लिए मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है इस वर्क डन को, तो छोटे छोटे स्टेप्स के लिए मैं वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा, फिर सारे स्टेप्स का जो वर्क डन है उन्हें एड अप कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब वो जो मेरे पास पहला छोटा सा स्टेप है ना, बॉडी को 1 से 2 तक लेकर जाने के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, पहले वो वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया कि बॉडी को 1 से 2 तक लेकर जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। 1 से 2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे मैं डेल्टा आर कह रहा हूँ, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है ऊपर की तरफ, है ना, 1 से 2 की तरफ जा रही है ना बॉडी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों के दरमियान एंगल कितना, 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 1 से 2 तक का वर्क डन है, तो यहाँ पे सबसे में मैंने 1-2 लिख दिया, ये मुझे बता रहा है वर्क डन व्हाइल मूविंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। 1 से 2 तक का वर्क डन मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बराबर होगा फोर्स, कितनी फोर्स लगी 1 से 2 तक जाने में, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डेल्टा आर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ थीटा, फोर्स, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। थीटा मेरे पास कितने, 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया कोस 180 डिग्री, है ना। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यही होगा ना, ए डॉट बी, ए बी कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिंपली एफ डॉट डेल्टा आर मेरे पास एफ डेल्टा आर कोस ऑफ थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो थीटा मेरे पास 180 है, 180 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। कोस 180 होता है मेरे पास -1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माइनस, यहाँ पे मेरे पास -1 सिंपली आ गया। तो वर्क डन 1 से 2 तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, जितनी मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी 1 से 2 तक जाने के लिए, जितना मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का तो हम फॉर्मूला देख चुके हैं, वो क्या है, Gmm/r²। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और आर इज द डिस्टेंस, और यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और यहाँ पे डेल्टा आर वैसे साथ साथ आ गया। अब अगर मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है 1 से 2 तक जाने के लिए, मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क डन हुआ, तो मुझे यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो डेल्टा आर मुझे फाइंड आउट करना है, और एक आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इस फॉर्मूला में मुझे डेल्टा आर कैलकुलेट करना होगा और आर स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा 1 से 2 तक जाने के लिए। ये बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये तो पहले कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें तो पहले नाउन है, गिवन है या कांस्टेंट है। मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा आर और आर स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करूंगा, फॉर डेल्टा आर बेसिकली मेरे पास डिस्टेंस है 1 से 2 तक का,
अच्छा, अगर ये जो पॉइंट वन है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ उसे मैं आर वन कह लेता हूँ, और ये जो पॉइंट टू है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ उसे मैं आर टू कह लेता हूँ। तो ये जो बेसिकली आर टू है वो मेरे पास बराबर होगा आर वन और डेल्टा आर, डेल्टा आर और आर वन को सम करूँ तो मेरे पास आर टू ही बराबर होगा, आर टू ही क्या इक्वल आएगा। तो यहाँ पे सिंस आर टू मेरे पास आर वन प्लस डेल्टा आर के बराबर है, तो डेल्टा आर मेरे पास बराबर होगा आर टू माइनस आर वन। डेल्टा आर मेरे पास किसके बराबर होगा, आर टू में से आर वन को माइनस करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा डेल्टा आर, तो डेल्टा आर विल बी इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। इन दोनों को मैंने इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू कह दिया। चलो डेल्टा आर टू कैलकुलेट हो गया, अब मुझे कैलकुलेट करना है आर स्केयर। आर स्केयर फॉर आर स्केयर, आर स्केयर कैसे कैलकुलेट करूंगा, लेट्स सपोज आर को मैं कह लेता हूं ये एवरेज है, आर टू और आर वन के जो एवरेज है वो है मेरे पास क्या है आर, आर इज दी एवरेज। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर टू प्लस आर वन दोनों को एडअप कर दूंगा और टू के साथ डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज, और इस एवरेज को मैं बोल रहा हूँ आर। लेकिन मुझे आर स्केयर कैलकुलेट करना है ना, तो दोनों साइड पे स्केयर ले लूंगा, तो आर स्केयर विल बी इक्वल टू आर टू प्लस आर वन डिवाइड बाय टू होल का स्केयर। अब इक्वेशन नंबर वन से आर टू की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम वन आर टू की वैल्यू है आर वन प्लस डेल्टा आर, तो आर टू की जगह मैंने आर वन प्लस डेल्टा आर प्लस आर वन डिवाइड बाई टू, आर वन प्लस आर वन टू आर वन हो जाएगा, टू आर वन प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई टू, और होल का स्केल वैसे साथ साथ चलता आ रहा है। अच्छा, टू को दोनों के साथ डिवाइड करवा देता हूँ, टू आर वन डिवाइड बाई टू डेल्टा आर डिवाइड बाई टू, टू टू से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा आर वन प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई टू होल का स्केल। अब मैं स्केल को ओपन करता हूँ, ये मेरे पास फॉर्मूला होगा ए प्लस बी होल का स्केल, और ए प्लस बी होल का स्केल का जो फॉर्मूला है वो तुम लोगों को पता है, ए स्केल प्लस टू ए बी प्लस बी स्केल। तो ये वाला फॉर्मूला मैं ओपन करता हूँ, ए स्केल आर वन का स्केल प्लस टू ए में है मेरे पास आर वन और बी में डेल्टा आर अपॉन टू, तो यहाँ पे टू टू से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी का स्केल डेल्टा आर अपॉन टू होल का स्केल। तो ये ए प्लस बी वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया। बचा क्या अभी, आर स्केल वैसे साथ चलता आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आर वन स्केल टू टू से कैंसिल हो गया, प्लस आर वन इंटू डेल्टा आर, प्लस स्केल को अगर मैं ओपन कर दूं तो डेल्टा आर स्केल और टू का स्केल फोर, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा फोर। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, मैंने पहले बताया हुआ है कि ये जो डेल्टा आर है बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस, इतना स्मॉल डिस्टेंस कि यहाँ पे फोर्स ना नहीं के बराबर बदल गए, तो डेल्टा आर मेरे पास पहले बहुत ज्यादा स्मॉल है, और अगर एक मेरे पास बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो उसका मैं स्केल लूं तो मेरे पास वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, 0.1 का स्केल लोगे तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, फिर इस छोटी सी वैल्यू को मैं 4 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास वैल्यू इंतहाई छोटी हो जाती है। तो ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसका जो कैलकुलेशन है उस पर ना होने के बराबर होगा, तो इसे मैं कर देता हूँ निग्लेक्ट, इसे मैंने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि इंतहाई छोटी वैल्यू थी, निग्लेक्ट कर दिया, इसका इफेक्ट कैलकुलेशंस में ना होने के बराबर है। तो मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर वन इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू, आर टू की वैल्यू मैं पहले पुट कर चुका हूँ, डेल्टा आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम टू टू डेल्टा आर की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर वन, डेल्टा आर है मेरे पास आर टू माइनस आर वन, तो आर टू माइनस आर वन मैंने यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया, आर वन को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू और माइनस आर वन इंटू आर वन का स्क्वायर, आर वन का स्क्वायर आर वन की स्क्वायर से कैंसिल, तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर वन इंटू आर टू, तो आर स्क्वायर भी मेरे पास यहाँ पे निकला है, आर स्क्वायर भी निकला है और डेल्टा आर भी निकला है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को नोट करने में आसानी हो। ठीक है, तो मुझे डेल्टा आर और आर स्क्वायर फाइंड आउट करना था, आर स्क्वायर मेरे पास आर वन इंटू आर टू है और डेल्टा आर मेरे पास आर टू माइनस आर वन है। अब यहाँ भी ये वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास 1 से 2 तक का वर्क डन आ जाएगा, तो 1 से 2 तक का वर्क डन क्या होगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह आर वन इंटू आर टू, आर स्क्वायर की जगह आर वन इंटू आर टू और डेल्टा आर की जगह मैंने ये वैल्यू आर टू माइनस आर वन, डेल्टा आर की जगह आर टू माइनस आर वन। अच्छा, आर वन आर टू को यहाँ पे नीचे लाके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करवाऊंगा, तो ये जो आर वन इंटू आर टू ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, आर टू डिवाइड बाई आर वन इंटू आर टू माइनस आर वन डिवाइड बाई आर वन इंटू आर टू, तो दोनों के साथ ये क्या होगा डिवाइड, आर वन आर टू दोनों के साथ होगा डिवाइड, यहाँ पे आर टू से कैंसिल और आर वन से कैंसिल, तो 1 से 2 तक का जो वर्क डन है वो मेरे पास आएगा माइनस जी एम एम कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 से 2 तक का वर्क डन। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरे पास 2 से 3 तक का वर्क डन आएगा। अच्छा, इसे अगर मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो जब मैं 1 से 2 तक का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा था
तो यहाँ पे माइनस जी एम एम सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं आ रहा, ये तो नहीं होंगे चेंज, वहां से टू तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो ये चीजें तो नहीं चेंज हो रही। चेंज क्या आ रहा है यहाँ पे R1 है, वहां से टू तक जा रहा था तो डिस्टेंस R1 और यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस R2। अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना होगा 2 से 3 तक का तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस जी एम एम। मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ लेकिन पहले मैं यहाँ पे बता दूं माइनस जी एम एम। चेंज कहाँ पे आएगा R1 2 से 3 की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे R2 माइनस R3, ये सिंपली क्या आएगा चेंज आएगा। 1 से 2 तक था R1 माइनस R2, 2 से 3 तक R2 माइनस R3। तो इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स के लिए मेरे पास वर्क डन आता रहेगा और एट द एंड सारे वर्क डन को मैं क्या कर दूंगा एड अप कर दूंगा। अच्छा देखो वर्क डन 1 से 2 स्टेप तक जाने के लिए जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और ब्रैकेट में आ रहा है 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है, 1 से 2 तक जा रहे हैं ना 1 स्टेप से 2 स्टेप तक, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है R1 और R2, R1 पहले आ रहा है R2 बाद में आ रहा है R1 माइनस R2। तो जब तुम लोग 2 से 3 स्टेप के लिए जाओगे ये तो सेम रहेगा माइनस जी एम एम ब्रैकेट में आएगा 1/R2 माइनस 1/R3। तो ये तुम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, यही आएगा एग्जैक्टली 1/R2 माइनस 1/R3। इसी तरीके से 3 से 4 स्टेप के लिए जाऊंगा तो 1/R3 माइनस 1/R4। और चलते चलते जब मैं लास्ट स्टेप आखिरी स्टेप जो कि मेरे पास एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट और इससे पहले वाला जो अगर ये आखिरी वाला मेरे पास एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट से जो पहले वाला स्टेप होगा उसे मैं n माइनस वन कहूंगा। जब मैं n माइनस वन से n पे जाऊंगा तो वो जो वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम n माइनस वन टू n इक्वल टू माइनस जी एम एम, ये तो एज इट इज चलता आ रहा है ब्रैकेट में आएगा। जो यहाँ पे टर्म थी वो पहले आएगी 1/Rn माइनस वन माइनस 1/Rn, 1/2 था 1/R1 1/R2, n माइनस वन से n है 1/Rn माइनस वन से 1/R इंटू n, सिंपल। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स के जो वर्क डन है उन्हें मैं ऐड अप कर दूंगा। तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इन सारे वर्क डन को मैं क्या कर दूंगा ऐड अप कर दूंगा। अच्छा इन सारे वर्क डन में जी माइनस जी एम एम ये तो कॉमन है, सब में कॉमन है, तो ये मैं पहले ही कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, इसे मैंने निकाल लिया कॉमन माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, सारे वर्क डन से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा पहले वाले का 1/R1 माइनस 1/R2 ये बच गया, दूसरे वाले का 1/R2 माइनस 1/R3 और सम अप हो रहा था ना प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, दूसरे वाले का भी लिख दिया। और चलते चलते आखिरी वाले का प्लस आखिरी वाले का 1/Rn माइनस 1 माइनस 1/Rn, तो ये मैंने सबका ले लिया। अच्छा अब हो क्या रहा है 1/R1 और पहले वाले में वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R2 दूसरे वाले 2 से 3 तक का जो वर्क डन है उसमें भी जो है वो जाहिर हो रहा है 1/R2, तो यहाँ पे 1/R2 माइनस में यहाँ पे प्लस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल। सिमिलरली ये जो 2 से 3 में ये जो 1/R3 आया है, जब मैं 3 से 4 में जाऊंगा वहां पे भी 1/R3 आएगा प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस में तो अगले वाले में प्लस के साथ, तो ये अगले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होती जाएंगी और आखिर में ये जो 1/Rn माइनस 1 है ये अपने से पीछे वाले स्टेप में वहां पे भी 1/Rn माइनस 1 आया होगा, अगर यहाँ पे प्लस के साथ है तो वहां नेगेटिव के साथ आया होगा, तो ये भी उसके साथ क्या आ जाएगा कैंसिल। आखिर में मेरे पास बचेगा पहले वाला क्योंकि इसके पीछे कुछ भी नहीं था और आखिरी वाला क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं था, ये दो मेरे पास बच जाएंगे, बाकी सारे बीच वाले टर्म्स क्या आ जाएंगे कैंसिल एक दूसरे के साथ। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होगा माइनस जी एम एम, ब्रैकेट में पहले वाले टर्म बचेगी 1/R1 माइनस और आखिरी वाली टर्म 1/Rn। अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि जो Rn मेरे पास पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है, तो Rn के जो डिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, तो Rn मेरे पास अगर इनफाइनाइट होगा तो 1/Rn 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी मेरे पास क्या होगा जीरो, तो 1/Rn विल बी इक्वल टू जीरो, 1/Rn मेरे पास किसके बराबर होगा जीरो, ये जीरो के बराबर होगा तो मेरे पास टोटल वर्क डन उस पॉइंट पे पहले वाले पॉइंट पे जो पॉइंट 1 था उस पे कितना, उसके लिए मैंने टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। 1 से इंफिनिटी पे जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम और यहाँ पे बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R1, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब ये जो टोटल वर्क डन है यही बेसिकली मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, ये तो मैंने R1 के लिए कैलकुलेट किया था ना, किसी भी पॉइंट के लिए मैं जनरल R लिख दूंगा, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन R1 की जगह सिंपली R ये बता रहा है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है इसे मैं रेस कर देता हूँ, तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो मेरे पास क्या आ जाएगी R।
अब यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तुम लोगों को पता है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती बढ़ती जाती है ना। ये मार्कर है, ऊपर लेके जाता जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो ये तो मुझे उल्टा बता रहा है, मतलब मुझे वैसे पता है कि ऊपर जाते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये फॉर्मूला बता रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि मुझे पता है इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है नीचे किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव में होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो तुम लोग बेसिकली क्या कर रहे हो? नेगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हो। मतलब ये नंबर लाइन है ना, यहाँ पे आता है जीरो, यहाँ पे सारी टर्म्स नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच करें, जीरो से आगे की तरफ नहीं जा रहे, नेगेटिव से जीरो की तरफ अप्रोच करें। तो जैसे जैसे तुम लोग ऊपर जाते जाओगे तो जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो लेस से लेस नेगेटिव होती जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर -100 जॉल है, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे -10 जॉल होगी, उससे ऊपर जाओगे -1 जॉल, और फिर क्या आ जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है तुम लोगों की आल्दो डिक्रीज कर रही है डिस्टेंस के साथ साथ, जो वैल्यू का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन भी तो आ रहा है, मतलब वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। यहाँ पे -100 जॉल है, यहाँ पे -10 जॉल है, यहाँ पे -1 जॉल है, जो वैल्यू वो लेस नेगेटिव से लेस नेगेटिव होती जा रही है। और तुम लोगों को पता है कि अगर एक वैल्यू लेस नेगेटिव है लाइक -10 जॉल, तो ये जो -10 जॉल है ये बेसिकली ग्रेटर देन है -100 जॉल से। -10 जॉल बड़ी वैल्यू है -100 जॉल से, तो -10 जॉल 100 जॉल से बड़ी है माइनस। तो यहाँ पे ये आर दो ये बता रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर तुम लोग मूव करोगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो कम होता जा रहा है 100 से 10 की तरफ, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ वो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे यही बात मैंने लिखी है, इंक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ती जाएगी, मतलब वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। और मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? कहाँ पे होगी? इंफिनिटी पे। और वहां पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है? जीरो। तो यहाँ पे भी लिख लो एट इंफिनिटी, एमसीक्यूज के लिए, एट इंफिनिटी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी विल बी जीरो। तो इंफिनिटी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। और पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि नेगेटिव साइन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव फील्ड है। मतलब मैं ऊपर जा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी और मैं बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहा था ऊपर की तरफ, इसी वजह से नेगेटिव साइन आया ना। तो नेगेटिव साइन बेसिकली क्या बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडी को अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बेसिकली बॉडी को अर्थ की तरफ लेकर आना चाह रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज एन अट्रैक्टिव फील्ड। तो बच्चों ये था आज का लेंथी लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को ये पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।